साल में 4 बार हर एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स पब्लिश करती है। अभी ये अर्निंग्स पब्लिश होने के बाद या तो उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है या तो वो ऊपर जाएगा या तो फिर वो नीचे जाएगा। अभी ये अर्निंग्स का क्या मांझला है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, कैसे हम लोग पूरा जो इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसको कैसे समझना है, कैसे रीड करना है, वो सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक एक कंपनी का चार्ट खोल दूंगा। यहाँ पर जोमेटो का चार्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, या जोमेटो के स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ करके जोमेटो के फंडामेंटल्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। अभी ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जोमेटो मैं इसके लिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि जोमेटो जो मैंने टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर से जोमेटो का भी ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने जोमेटो को ओपन करा हूँ। बाय द वे, आपने जोमेटो वाला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा क्वार्टरली अर्निंग्स पे क्लिक कर दूंगा। अभी क्वार्टरली अर्निंग्स क्या होता है कि हर एक क्वार्टर में कंपनी अपनी अर्निंग्स को पब्लिश करती है कि पिछले क्वार्टर में क्या हो गया, उसके पिछले क्वार्टर में क्या हो गया, उस तरीके से पब्लिश करती है। और उसके बाद एक ईयरली अर्निंग्स भी पब्लिश करती है कंपनी। अभी मैं बताता हूँ सबसे पहले तो जो ये है क्या बोलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपने इंडिया में है अप्रैल से लेके मार्च तक का, ठीक है। अप्रैल से लेके मार्च तक का ये है फाइनेंशियल ईयर है अपने पास, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप इधर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाऊँगा तो आप देखोगे मार्च एंड मार्च एंड मार्च एंड वैसा है। यानी कि जो पूरे साल का है वो मार्च के एंड तक का जो भी अर्निंग्स था वो लोग पूरे साल का बताते हैं, ठीक है। अभी ये जो होता है ना क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये साल में 4 बार आएंगे। आप देखोगे सितंबर, दिसंबर, मार्च का, फिर इधर 2022 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नए साल का चालू हो गया, जून 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और मार्च 2023। तो ये एक साल का पूरा अर्निंग हो गया। तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 20 to 23 वाला, ठीक है। तो इस बात से हम लोग को इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी ये वाला जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का हो गया इधर तक का। और ये जो जून से जो अभी तक का जो चालू हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो साल में 4 बार पब्लिश होंगे क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एनुअल रिजल्ट एक बार पब्लिश होता है। तो टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस या जो P&L स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं जिसको, वो टोटल साल में 5 बार पब्लिश होता है, ठीक है। साल में 5 बार वो पब्लिश होता है, जिसमें से 4 बार क्वार्टर में होगा और मार्च के टाइम पे 2 बार ही होता है जो एक क्वार्टर का होगा और फिर साथ ही साथ पूरे साल का भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है व्यू स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फिगर्स। अभी कंसोलिडेटेड और व्यू स्टैंड अलोन में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। तो स्टैंड अलोन यानी कि अगर जैसे मैं अभी जोमेटो देख रहा हूँ तो सिर्फ इसके अंदर जोमेटो का ही खुद का ही सिर्फ इसके अंदर पैसा मतलब जो भी इनकम है वो दिखाएगा। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि जोमेटो के साथ साथ जितनी भी उसकी, मान लो उसके साथ जोमेटो की 5 सब्सिडरी कंपनी है, तो जोमेटो प्लस वो 5 सब कंपनी का मिला के जो फिगर होता है उसको हम लोग कंसोलिडेटेड फिगर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सीधी सिंपल भाषा में बताऊँ, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। जैसे आप हो, ठीक है। आप हो, आपकी एक बहन है, ठीक है। आपके पापा है, ठीक है। आपकी मम्मी है, ठीक है। अभी इसके अंदर मान लो आपके पापा की पगार है 50,000 रुपये, ठीक है। आपकी बहन भी काम कर रही है, उसकी पगार 25,000 रुपये है। और आप काम कर रहे हो, आपकी पगार भी 25,000 रुपये है, और आपकी मॉम हाउस वाइफ है, ठीक है। ये हाउस वाइफ है। अभी अगर मैं सिर्फ आपके पापा का इनकम स्टेटमेंट अगर पकड़ूंगा तो वो कितना आएगा, 50,000 रुपये। ये हो गया स्टैंड अलोन। मैं क्योंकि सिर्फ इनका ही जो सैलरी है वो कंसिडर कर रहा हूँ। बट अगर मैं पूरे परिवार का जो भी अगर मैं फिगर पकड़ूंगा तो कितना होता है, 25,000, 25,000, 50,000 हो गए, और ये 50,000। तो आपके पूरे परिवार की इनकम हो गई 1 लाख रुपए। लेकिन इसके अंदर आपके पापा की नहीं, आपके पूरे घर की इनकम है, जिसके अंदर आपकी मॉम की भी इनकम कंसिडर होगी, भले से वो मतलब कमाती नहीं है बट पूरे घर की इनकम है, राइट। तो जितनी भी मतलब जो भी सब्सिडरी कंपनीज है उनका सबका काउंट होगा, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फिगर्स। और जिधर मैं सिर्फ एक जन का काउंट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग के एग्जांपल में मैं सिर्फ आपके पापा का इनकम अगर काउंट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ स्टैंड अलोन फिगर होगा, उसके अंदर मैं सिर्फ आपके पापा के इनकम काउंट कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ आपका करूँगा तो फिर आपका जो भी इनकम आएगा वो सिर्फ 25,000 होंगे। ठीक है, उस हिसाब से कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन का डिफ्रेंसिएशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इनकेस नहीं समझा होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, वापस आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे, जो ये है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यूजुअली कंपनी तीन तरीके के स्टेटमेंट पब्लिश करती है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है चैनल पर, आप वो जाके देख लेना। मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश की है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बैलेंस शीट के ऊपर भी डेफिनेटली मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी, आप लोग कमेंट कर देना तो उतना ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी इसके अंदर जो आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ना, ये मतलब बेसिकली बताता है कि क्या क्या ये इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अभी हर एक वेबसाइट अलग अलग चीज़ बताती है। कोई कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएगी इधर, कोई मतलब कोई वेबसाइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताती है, कोई वेबसाइट अपने को क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बताती है। बाय द वे, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग अलग चीज़ें होती है अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आपको समझना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सा एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, बट मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को नंबर्स देखना है। करेक्ट, नंबर्स देखेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उससे हम लोग एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मतलब जो भी हम लोग अपना बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं। अभी इसके अंदर है ना, सबसे पहले दो टर्म का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक होता है टॉप लाइन, दूसरा होता है बॉटम लाइन। आपने काफ़ी बारी सुना होगा, काफ़ी सारे जो आपने बिजनेस वाली मूवीज़ देखी होंगी या फिर आपने कभी शार्क टैंक देखा होगा, हमेशा लोग कहते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन। अभी टॉप लाइन जो होता है वो होता है आपका सेल्स, क्योंकि सबसे ऊपर आप देखोगे जब भी इनकम स्टेटमेंट आएगा तो सबसे पहले रेवेन्यू अपना सेल्स या इनकम उधर बताते हैं। और बॉटम लाइन होता है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये होता है आपका बॉटम लाइन। तो इसीलिए टॉप लाइन और बॉटम लाइन यूजुअली काफ़ी लोग ज़्यादा मतलब आप देखोगे तो ये एक टर्म होता है, टेक्निकल टर्म है। तो अगर कल को कोई भी आपको टॉप लाइन या बॉटम लाइन बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या होता है। सेल्स का मतलब टॉप लाइन होता है, बॉटम लाइन का मतलब नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब सब कुछ काट कुट कर आपके जेब में जो पैसा बचा उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, अभी सब देखो, अब मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना मैं नोट पैड ओपन कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अभी कैसा होता है ना, मान लो कि मेरे मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मेरी एक्स वाई जी एक कंपनी है। ठीक है, अभी उसके ऊपर मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ जिसका दाम 100 रुपये का है। अभी ये 100 रुपये का मैंने अगर एक प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो मेरे कंपनी को कितने रुपए मिले, 100 रुपये मिले, क्योंकि सेल मैंने एक ही क्वांटिटी में किया है। ठीक है, लेकिन इस ये तो मेरा हो गया रेवेन्यू। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मुझे मतलब ये 100 रुपये की मेरी सेल हो गई, नंबर ऑफ सेल, ये जो मेरे 100 रुपये की सेल हो गई। अभी इसके अंदर मुझे वो जो भी मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो एक शैम्पू की बॉटल है, अभी वो शैम्पू की बॉटल बनाने के लिए मुझे 70 रुपये लग गए। ठीक है, तो ये 70 रुपये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉग्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये अभी मैं इसमें से ये 100 रुपये में से 70 रुपये चले गए, तो बचे कितने मेरे पास, 30 रुपये। ये 30 रुपये को हम लोग कुछ नहीं, बट इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस मार्जिन अगर मुझे निकालना है तो मुझे कैसे ग्रॉस मार्जिन मिलेगा, जो भी इसका ये है क्या बोलते हैं 100 रुपये का जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो 30 डिवाइड बाय 100, तो इधर मेरा ये आ जाएगा 30% का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। 30% का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, आप वैसे ही आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आजकल सारी वेबसाइट पे आपको ऑलरेडी ये नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये समझना आपको ज़रूरी इसीलिए है ताकि कल को आपको कोई भी मतलब कभी हो सकता है ना कि वेबसाइट में भी किधर गलत नंबर है, या फिर आपको इन जनरल अगर समझना हो कि कंपनी कितने एफिशिएंटली काम कर रही है। ठीक है, कल को अगर आपका कोई दोस्त आके बोल दे, या अगर आप कोई न्यूज़ चैनल पे या कोई यूट्यूब चैनल पे आप देख लोगे कि भाई ये कंपनी का फलाना ढिमकाना कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट
इतना इतना करोड़ है और उसका ग्रॉस मार्जिन 20% है, 30% है, 50% है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है बुरी है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन हमेशा कभी भी मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। और अभी इसके अंदर मान लो भी जैसे 100 रुपये का ये है, ठीक है, 100 रुपये का प्रोडक्ट है जिसको मैंने बनाने में मुझे सिर्फ 10 रुपये लगे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 90 रुपया, ठीक है। और उसका मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, जीपीएम 90%। तो इसके अंदर मतलब मैं 10 रुपये में चीज़ बना रहा हूँ और 100 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब इससे मुझे पता चलता है कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड है। पहली तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी मुझे क्या एक चीज़ पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को कितने भी दाम में बेच रही है फिर भी लोग इसको खरीदने के लिए रेडी है। तो यह तो हो सकता है कि ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईफोन पकड़ लेंगे, तो आईफोन अगर हम लोग 70,000, 80,000, 90,000 में लोग अभी भी खरीद रहे, करेक्ट। वो ऐसा तो नहीं अभी वो लोग कोई कितना भी अच्छा फ़ोन बना दे, वो लोग 50,000 में बनाते रहेंगे या 30-40 हज़ार में फ़ोन बनाते रहेंगे, लेकिन वो लोग उसके डबल भाव में बेच रहे हैं। तो वो लोग के पास प्रॉफिट जो मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि भाई मतलब फ़ोन तो काफ़ी सारे मार्केट में, लेकिन आईफोन इतने महंगे में भी लोग खरीद रहे हैं, सैमसंग के फ़ोन्स इतने महंगे में खरीद रहे हैं, मतलब ये फ़ोन्स में वो लोग को कंपनी उतने अच्छी तरीके से वो फ़ोन बेच पा रही है, ठीक है। मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी मुझे सच में नहीं मालूम का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है। तो ये सब जो अभी ये इसमें से 100 रुपये में से मान लो ये 50 रुपये मेरे कॉग्स हो गए, ठीक है। मैं एक अच्छे से इधर लिख देता हूँ, ये 50 रुपये मेरे बच गए जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये 50 रुपये में से मान लो मेरा एस जी एन ए कटेगा, ठीक है। अभी इसका इस सिंपल सा मतलब बताता हूँ कि मतलब अभी ये तो मैंने प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोडक्ट का जो मटेरियल कॉस्ट है वो मेरा इसके अंदर आ गया, कॉग्स में आ गया। अभी इसके अंदर जो एस जी एन ए में जो क्या क्या चीज़ कटता है, वो कटेगा मेरा सैलरी, ठीक है। मतलब जो मैं एम्प्लॉयज़ लोग को सैलरी दूंगा, मेरा रेंट हो गया, ठीक है। मेरा क्या बोलते हैं यूटिलिटी हो गया, यानी कि जो बिल्स सब होता है, वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो मान लो वो सब कट्टे कुट्टे हो गया, 20 रुपये और कट गए। तो 50 में से 20 गए तो अभी कितना बचा इधर, 30 रुपये बच गए, ठीक है। अभी ये 30 रुपये मेरा होगा इबिट। एबिट और एबिटा दो एक टर्म होते हैं, जिसके अंदर जिससे हम लोग को कंपनी को और एनालाइज करने को समझ में आता है। काफ़ी बार आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, तो उसके अंदर भी काफ़ी लोग बोलते हैं आपका एबिटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एबिट क्या चल रहा है। तो अगर एबिट, एबिटा, ईबीटी, ये सब के ऊपर भी अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं एक मस्त वाला वीडियो उसके ऊपर बना के लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ कि एबिट भी मतलब एक तरीके का वो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी समझने के लिए ये एक 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 रेशो होता है, ठीक है। अभी इबिट में से सब कुछ टैक्स टूक्स सब कुछ हटाने वटाने के बाद मान लो लास्ट में आपके पास 15 रुपये बच गए, तो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट में आपका क्या क्या कट गया, ठीक है, ये एक है, साथ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो मटेरियल का कॉस्ट था वो कट गया, ठीक है। उसके बाद आपने जितने लोगों को भी पगार वगैरह पर रखा था उसकी सैलरी दे दिया आपने, दुकान का रेंट दे दिया, मान लो आपकी छोटी मोटी एक दुकान है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने जो भी प्रोडक्ट बेचा था उसका 50 रुपये आपने काट दिया, ठीक है। या आपने किधर से माल उठाया रहेगा जो भी है, फिर आपने एक एक इंसान को दुकान पे रखा, उसके अपने पगार दे दिए, उसका रेंट दे दिया मतलब अपनी दुकान का, और जो भी आपका लाइट बिल वाइट बिल था वो सब कुछ भी दे दिया। अभी डेफिनेटली आपने शायद कभी कुछ लोन वोन लिया रहेगा तो उसका इंटरेस्ट देना होगा, वो भी आपने दे दिया। अभी आपने प्रॉफिट कमाया तो सरकार ऑब्वियसली इसका टैक्स काटेगी, हमारी निर्मला सीतारमन जी है, वो लोग वो टैक्स काटेंगे ज़रूर आपका। वो सब टैक्स टुक्स काटने के बाद ये जो भी 15 रुपया बचा है नेट प्रॉफिट का, ये नेट प्रॉफिट आपके जेब में आया है, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास गया है। तो इससे पता चलता है कि भाई कंपनी एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मैं आपको वापस जोमेटो के चार्ट पर लेके जाऊंगा, ठीक है। हम्म, अगर आप यहाँ पर देखोगे जोमेटो, आप देखोगे ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके हिसाब से सब जून 2023 में पहली बार लोग ने प्रॉफिट पोस्ट करा था। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 36 करोड़ का प्रॉफिट, 138 करोड़ का प्रॉफिट, 175 करोड़ का प्रॉफिट, 253, और अभी पिछले एक क्वार्टर में 176 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। अभी कभी भी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट एनालाइज करो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज करो, इसको है ना हमेशा पिछले साल के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए, ताकि समझ में आएगा कि ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप में हमेशा आपने देखा होगा मुझे, यूजुअली जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करता हूँ या इनकम स्टेटमेंट चेक करता हूँ, मैं यूजुअली मैं
मैं जब मतलब अपने जो टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर देखोगे मैं हमेशा ईयरली वाले चेक करता हूँ, मैं क्वार्टरली वाले ज़्यादातर चेक नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है मतलब क्योंकि मुझे पूरे ईयर के हिसाब से मुझे देखना ज़्यादा पसंद है। बट अगर आपको क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना है कि भाई क्वार्टर के हिसाब से कैसा चल रहा है, तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप मार्च को अगर चेक कर रहे हो तो उसको दिसंबर से चेक नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस में होता है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उस तरीके से सेल आती है, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में वो उतनी सेल नहीं आती है। तो हमेशा मार्च को कंपेयर करना है मार्च से, जून को कंपेयर करना है जून से, सितंबर को कंपेयर करना है सितंबर से, और दिसंबर को कंपेयर करना है दिसंबर से। तो अब देखो कि दिसंबर में जो ये लोग की सेल थी लगभग 2000 करोड़ की थी, वो बढ़कर 3200 3300 करोड़ पे आ गई। तो 60-65% का सेल्स में लोग का ग्रोथ आया है। ठीक है, ये लोग का अगर इधर देखोगे नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव था, यहाँ पर 138 करोड़ का पॉजिटिव आ गया। मार्च के हिसाब से आप देखोगे सेल्स 2056 करोड़ के आसपास की थी, यहाँ पर 3562 करोड़ के आसपास हो गई। तो इसके अंदर भी 60-70% का आसपास में गेन आया है। माइनस 188 करोड़ का नेगेटिव था ये लोग का बॉटम लाइन, अभी पॉजिटिव बॉटम लाइन हो गया 175 करोड़ का। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, क्योंकि ये -180 88 करोड़ ऐड हुए, ज़ीरो हुआ, फिर 175 करोड़ और ऐड हुए, करेक्ट। तो उस तरीके से हम लोग को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। अभी अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी लेके जाओ, आप देखोगे ऊपर नीचे सब कुछ दोनों में सब कुछ सेम चीज़ ही दी गई है। ठीक है, सिर्फ ये ईयरली फिगर है और ये क्वार्टरली फिगर है। ठीक है, अभी इसका ना सिंपल मतलब है, सिंपल क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का रीज़न क्या है इधर आने का। अभी सिंपल सा मतलब है कि भाई अपना कितना इनकम आया, ठीक है, आपका इनकम कितना आया और आपने कितना एक्चुअली घर पे कमाया। ठीक है, मतलब आपने कितना ये करा। इनकम में मतलब कैसा हो गया कि आपकी रेवेन्यू कितना हुआ, कि मान लो 100 रुपये का आपने माल बेचा, लेकिन वो सब बेचने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आपके पास वो 1 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, ठीक है, 15 रुपया हुआ, जो भी हुआ वो समझने के लिए ये इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूरी है। अभी इसका मैं सिंपल सा एक मतलब बताता हूँ। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको ना स्टॉक मार्केट के हिसाब से छोड़ के अगर हम लोग इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से सोचते 2 मिनट, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो आपकी पगार है 10,000 रुपये, ठीक है, या कहीं से आपको 10,000 रुपये मिल गए। ठीक है, अभी ये 10,000 रुपये में मान लो आपने आपका कुछ क्या कहते हैं, आपका कोई एक वाईफाई का बिल था जिसका आपको 1,000 रुपये देना था। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो आपने किधर से कुछ एक लोन लिया था जिसका आपको 5,000 रुपये देना था। फिर आपने मान लो अपने दोस्त से और कुछ 1,000 रुपये लिए रहेंगे, आपने वो सब कुछ दे दिया। फिर ये सब कुछ करने के बाद आपके जो भी सब कुछ एक्सपेंसेस देने के बाद आपके पास कितना बचा, आपके पास 3,000 रुपये बचा। तो ये हो गया आपका नेट इनकम। क्योंकि अभी देखो आपके पास आपकी सैलरी जितनी भी हो, लेकिन आप महीने में हर एक मतलब आप अपना रेंट भरते हो, आपका ईएमआईज भरते हो, आपका यूटिलिटी यानी कि वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी वो सब के बिल भरते हो। फिर आपके जो भी नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन रहेंगे वो सब भरने के बाद, मोबाइल रिचार्ज करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है वो आपके हाथ में बचता है, करेक्ट। तो वो होता है आपका नेट इनकम। ठीक है, आपकी पगार तो आपकी इनकम है, बट ये होता है मतलब नेट इनकम, सॉरी, नेट नेट प्रॉफिट होता है ये आपका। ठीक है, नेट इनकम के लो, नेट प्रॉफिट के लो, इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पता लगा था। अभी जैसे मान लो कि अगर आपकी 10,000 पगार है, ठीक है, लेकिन अगर आप महीने का आपका खर्चा ही 11,000 का हो रहा है, तो मतलब आप 1,000 रुपये हर महीने लॉस में जा रहे हो, करेक्ट। तो इसके लिए आपको या तो कर्ज लेना पड़ेगा किधर और से, या तो फिर एक्स्ट्रा कुछ ओवर टाइम कुछ भी करना पड़ेगा। बट आपकी जितनी इनकम आ रही है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं। तो इससे आपका इससे क्या पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यही सेम चीज़ है कि अगर कंपनी, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंपनी नेगेटिव ही वो कर रही थी, नेट प्रॉफिट आ रहा था। कि लोग जितने माल बना रहे, देखो जितने के लोग सेल्स कर रहे, 2,000 करोड़ के लोग सेल्स कर रहे थे, बट ये लोग 2,200 लगभग 2,300 करोड़ के लोग के खर्चे हो रहे थे। तो उस हिसाब से सब कुछ जोड़ने वोड़ने के बाद ये लोग का लगभग 200 करोड़ का तो लॉस हो रहा था। तो उस हिसाब से ये कंपनी इसके लिए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप देखो कि पिछले 1.5 2 साल में कंपनी ने अच्छा खासा ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन मतलब
प्रॉफिटेबल हो गई है फाइनली है, ठीक है। और उस हिसाब से ईपीएस भी लगा पॉजिटिव आ गया है। अभी ईपीएस भी क्या होता है ना, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग बस कमेंट करो, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर सारे वीडियोस बना दूंगा। ईपीएस, पी रेशो, पीबी रेशो, पीएस रेशो, जो रेशोज चाहिए सबके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। हर एक जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं, ठीक है, रेशोज तो दुनिया भर के मिल जाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं उन लोग के ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग को कमेंट करना चाहिए आप लोग ने वीडियो पे। बाय द वे, अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अभी ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब भी कोई अर्निंग्स रिपोर्ट आती, चाहे वो क्वार्टरली रिपोर्ट आए चाहे एनुअल रिपोर्ट आए, काफ़ी बार ये हो जाता है कि मार्केट या तो उस स्टॉक मतलब वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है या तो नेगेटिवली रिएक्ट करता है। पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा यानी कि वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, नेगेटिवली रिएक्ट करेगा यानी कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे कि मान लो अभी अगर मैं आपको वापस नोटपैड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं मान लो कि आपने अभी मान लो कि जैसे सितंबर 2023 में मेरी एबीसी जो कंपनी है, इसने कमाए थे 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी सितंबर 2024 में, ठीक है, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने सिंपल एक ही मंथ पकड़ा है या सेम मंथ पकड़ा है। तो जो भी मेरे इन्वेस्टर्स लोग होंगे या जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि मेरा 10,000 करोड़ ही कमाऊँ, ठीक है। वो लोग ये चाहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ, शायद 12,000 करोड़ कमाऊँ, डिपेंडिंग ऑन मैं कौन सी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो कैसा है, ठीक है। वो चीज़ ये चाहेंगे, अगर वो लोग ये चाहेंगे। अब अभी अगर मान लो मेरी कंपनी ने 12,500 करोड़ कमा लिया, तो ये जो 12,500 करोड़ कमा लिया, तो जितना एक्सपेक्ट करा था, लोगों ने एक्सपेक्ट करा था 12,000 करोड़, बट मैंने 500 करोड़ और एक्स्ट्रा कमा लिया। तो जहाँ पर मान लो मेरी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये चल रहा था, वो सीधा बढ़कर 105 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा था ये एक्सपेक्टेशन में कि भाई एबीसी कंपनी 12,000 करोड़ डालेगी या 12,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगी, लेकिन 12,500 करोड़ कर लिया, तो वो लोग सोचेंगे भाई कंपनी तो और अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो वो लोग मतलब और इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। फिर दूसरे नए नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो उसके वजह से प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अभी सेम सिचुएशन, 12,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन, और लास्ट मेरी अर्निंग थी 10,000 करोड़, लास्ट अर्निंग, ठीक है। ये लास्ट अर्निंग थी मेरी 10,000 करोड़। अभी मान लो मैंने 12,000 की जगह 11,500 करोड़ का ही ये मैंने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बुक किया या प्रॉफिट बुक किया। इसके अंदर अभी क्या होगा मालूम है कि जो प्राइस मेरा 100 रुपये का था वो मेरा घटकर 95 का हो जाएगा, या 97 का हो जाएगा, या 99, जो भी है 100 रुपये से कम हो जाएगा, या 100 रुपये ही रहेगा बट बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैसा होता है ना, ये बहुत बार होता है, मतलब बहुत कम बार ऐसा होगा कि इसमें भी प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, अगर बढ़ भी जाएगा तो वो 1% बढ़ा तो बढ़ा, 1-2%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी 12,000 करोड़ की, लेकिन मैंने प्रॉफिट दिया 11,500 करोड़ का। भले से वो मेरे पिछले साल के प्रॉफिट से 15% का ग्रोथ है, बट जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी मैंने उससे कम परफॉर्म करा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अभी ग्रोथ भी ज़रूरी क्यों है? हर एक, आप सीधी सी बात है ना, अगर मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी पगार 50,000 रुपये है, ठीक है, 50,000 रुपये आपकी पगार है, तो आप भी जब आपका जो इंक्रीमेंट वाला जब टाइम होता है तभी भी आप सोचते रहोगे ना, मतलब सब दोस्त लोग मिलकर बात करते रहेंगे कि अरे यार मेरा पगार 50,000 से मान लो 70,000 होना चाहिए, 40% का ग्रोथ चाहिए। अभी मान लो आपकी पगार 70,000 नहीं होती है, आपकी पगार 65,000 होती है, ठीक है। आपको 50,000 से 15,000 फिर भी ज़्यादा मिल रहा है मंथली, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन थी 70,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं आपको दुख तो होगा ना, वो मूड ऑफ हो जाता है अपना कि भाई मैंने तो 70,000 एक्सपेक्ट करे थे बट 65,000 ही हुए, यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, मेरा मैनेजर तो बेकार है, मुझे अच्छे अच्छे जो भी है इंक्रीमेंट नहीं मिला, ये वो वैसा मूड ऑफ हो जाता है। तो सेम चीज़ मार्केट में भी होती है। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है वो ह्यूमन ही है, वो लोग का भी इमोशंस उसी तरीके से चलता है, करेक्ट। तो ये वही चीज़ है। और अभी मान लो इसका उल्टा हो गया कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी 65,000 की, बट आपकी जो एक्चुअल अर्निंग आई, ठीक है,
एक्चुअल अर्निंग आई वो 70,000 की हो गई, या एक्चुअल जो सैलरी बढ़ी 70,000 की हो गई, तो भाई आप तो मजबूत खुश है ना। मतलब आप तो बोलोगे भाई क्या कंपनी, मैं तो 62,000 एक्सपेक्ट करता, 70,000 हो गया। तो मतलब आप तो ऐसा रहेगा कि भाई अगले साल अगर मुझे थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर शायद ये भी हो जाए कि भाई मैं तो इधर ही ज़िंदगी भर इधर ही जॉब करता रहूँगा, जो भी है। मतलब आप खुश हो जाओगे ना, करेक्ट वैसा है। दोस्तों को पार्टी वार्टी दे दोगे, जो कुछ भी होगा वैसा चीज़ हो जाती है। तो यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है कि अगर आपकी अर्निंग्स पिछले टाइम से ग्रो हुई भी है, इसलिए काफ़ी बार होएगा कि भाई अर्निंग्स अच्छी खासी, मतलब अर्निंग्स ऊपर गई है पिछले साल के हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अर्निंग्स ऊपर है, बट जो इसका स्टॉक प्राइस है, ठीक है, स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ गया है। काफ़ी बार ये होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल अर्निंग में नेगेटिव है। मतलब जो एक्सपेक्टेड था 100 रुपये का, और हम लोग ने एक्चुअल में दिया 80 रुपये का, तो 20 रुपये जो नेगेटिव है ना, भले से वो प्रॉफिट है पहले से, पहले मान लो पिछले साल मैंने या पिछले क्वार्टर में मैंने सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट करा था, इस बार मैंने 80 रुपये का प्रॉफिट करा, बट लोगों ने एक्सपेक्ट करा था 100 रुपये का, बट मैंने सिर्फ 80 रुपये प्रॉफिट करके दिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो मेरे स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर देता है। ठीक है। तो ये मेन एक चीज़ होता है कि समझने का, सबसे पहले तो आपको एक कंपनी का एनालिसिस करने में एक हेल्प दे देता है इनकम स्टेटमेंट, कि हाँ भाई कि कंपनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये लोग ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग अपना सेल्स बढ़ा पा रहे हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बढ़ा पा रहे कि नहीं, ये लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पा रहे कि नहीं बढ़ा पा रहे, ईपीएस ये लोग का नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से और अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें समझने में हेल्प करते हैं इनकम स्टेटमेंट। साथ ही साथ ये भी समझने को हेल्प करता है कि भाई अगर ये स्टॉक प्राइस गिरा है, एक दो दिन पहले अगर कंपनी की अर्निंग्स आई है, तो भाई क्यों गिरा है, ये अर्निंग्स के लिए गिरा है। लेकिन काफ़ी बारी, मतलब मुझे मुझे तो काफ़ी बारी ऐसी कंपनीज मिली है जिसका अर्निंग्स एक क्वार्टर गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले क्वार्टर उसका डबल, जो भी मतलब मान लो कि एक्सपेक्टेशन 100 रुपये था, अगले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 100 रुपये एक्सपेक्टेशन था और 80 रुपये आ गई, तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गिर गया। अगले वाले क्वार्टर में 100 रुपये एक्सपेक्टेशन था और कंपनी ने 150 करोड़ दे दिया और स्टॉक प्राइस धड़ाम वापस ऊपर आ गया। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, इसके लिए मैं काफ़ी बार अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है ना, मतलब अगर 1-2% नीचे जाएगा तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, बट अगर मान लो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि 10-12% करेक्शन आ जाता है अर्निंग्स के लिए, अर्निंग्स की वजह से, तो उसमें तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अगर मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, सिर्फ क्योंकि मैं एक क्वार्टर के रिजल्ट्स पे इतना ज़्यादा मैं रिलाई नहीं करता हूँ। ठीक है। और अगर वो टेक्निकली भी अच्छा मुझे दिख रहा है, चार्ट के हिसाब से फंडामेंटली भी अच्छा दिख रहा है, तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए आप लोग देखते रहोगे, मैं यूजुअली हमेशा मैं एनुअल रिपोर्ट देखता हूँ या एनुअल अर्निंग्स देखता हूँ रादर देन क्वार्टर अर्निंग्स। क्वार्टर अर्निंग्स मैं बहुत रेयरली देखता हूँ, मतलब बहुत रेयरली तो नहीं कहूँगा, बट एनुअल अर्निंग्स के कंपैरेटिवली मैं बहुत कम देखता हूँ। अगर एनुअल अर्निंग्स में मैं 100 के 100 बार देखता रहूँगा, तो क्वार्टरली अर्निंग्स में सिर्फ 100 में से 40 बार या 50 बार देखता रहूँगा, वो उतना डिफरेंस है। तो इसीलिए ये अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ भी इसके अंदर सही है गलत मतलब मुझे तो नहीं लगता, आप अपना देख लो कि आपको क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से आपको अपनी एनालिसिस करना है, एनुअल के हिसाब से करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप चारों क्वार्टर को जोड़ोगे तो यही सेम ही नंबर आएगा, तो उसके अंदर कुछ वो होता नहीं, बस क्वार्टरली इसमें ना काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स, एक एक क्वार्टर की वजह से सेंटिमेंट्स थोड़े से हो जाते हैं, और अपने जो इतने टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे अपने एनालिसिस करने में, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंपनी को एनालाइज करने में। आप जो मेरे वीडियो देखते हो वो आधे घंटे 40 मिनट के होते हैं, बट यूजुअली एक कंपनी को एनालाइज करने में 4 से 5 घंटे, कभी कभी दिन भी चले जाते हैं। तो इतना सब कुछ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद एक क्वार्टर की वजह से आप वो स्टॉक बेच देते हो, तो इसके लिए वो थोड़ा सा ना साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर देता है अपनी। तो इसके लिए यूजुअली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मैं बहुत रेयरली देखता हूँ। बट जो भी आप अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताना आपको क्या लगता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, और साथ ही साथ आपको और भी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ईपीएस, एबिटा, एबिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब के ऊपर वीडियो ज़रूर आएंगे चैनल पर, आप कमेंट करके बता देना। बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर वीडियो बनाना है मुझे, 2025 में अपन सब फाड़ देंगे और मजबूत वीडियोज़ लेके आएंगे, मजबूत कंटेंट आने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।